अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल कह लो, इशू ऑफ शेयर कह लो, मीन्स आपका कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 करा रहा हूँ मैं स्टार्ट। सर कैसे कैसे सीखेंगे भाई? सब कुछ सीखेंगे। ध्यान रखना इस चैप्टर में से 8 मार्क्स का आपका फुल लेंथ का क्वेश्चन लगेगा। वो कब होगा? जब आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीखते हुए चलोगे। और कंपनी अकाउंट्स ऐसा तो है नहीं कि भविष्य में कहीं नहीं मिलेगा। कॉमर्स साइड से हो, कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो बिल्कुल कंपनी अकाउंट्स सीखने पड़ेंगे 12th में भी और आगे चलकर भी, ठीक है ना। तो क्यों ना तरीके से सारी चीज़ें समझ ली जाए। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर कराने का कम से कम वक्त में, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात देखते हैं कि कंपनी का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ कंपनी, ठीक है। कंपनी, कंपनी की जो डेफिनेशन दी हुई है हमारी बुक्स में जो भी आपके पास होगी, तो कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ। ये तो जो डेफिनेशन दी हुई है वो दी हुई है इन्होंने सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के अंतर्गत। कब दी हुई है इन्होंने? सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। प्रीवियस एक्ट कौन सा था हमारा? प्रीवियस यानी पिछला एक्ट था हमारा 1956। उसके अकॉर्डिंग अब हम नहीं चलते हैं, हम 2013 के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। इसकी बात करूं तो सर इसमें क्या डेफिनेशन दी हुई है? एक्ट कहता है कि हर एक वो ऑर्गेनाइजेशन, बात समझना ध्यान से, वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि इनकॉर्पोरेटेड है, क्या है? इनकॉर्पोरेटेड है अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट, बस। क्या कहलाएगी वो ऑर्गेनाइजेशन आपकी? वो कहलाएगी आपकी कंपनी। क्या कहा उन्होंने? कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इनकॉर्पोरेटेड है, इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है रजिस्टर्ड होना एक तरीके से, मतलब बनना उसका मतलब उसकी जो फॉर्म है वो रजिस्टर्ड आपने करा रखी है, इनकॉर्पोरेटेड करा रखी है आपने अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस एक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है। वो आपने अगर करा रखी है इनकॉर्पोरेटेड, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आपकी क्या मान ली जाएंगी? कंपनीज मान ली जाएंगी। लेकिन ये कोई अच्छा सा मतलब तो नहीं निकला। मतलब ये कहने का कि ऐसी तो इसमें कोई बात नहीं लिखी जिससे कि हम ये पता लगा सके कि हाँ कंपनी क्या है। जैसे पार्टनरशिप की एक डेफिनेशन थी ना कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन फलाना एंड ढिमाका, ऐसे ही हमें फलाना एंड ढिमाका कुछ इसमें भी चाहिए। तभी तो हमें कंपनी का मतलब समझ में आएगा। चलो उसे देख लेते हैं। तो हमें एक ऐसी डेफिनेशन पर जाना होगा जो हमें ये क्लियर कर सके, सिंपलीफाई कर सके कि कंपनी एक्चुअल में है क्या। तो हम मदद ले रहे हैं प्रोफेसर हैनी की। प्रोफेसर थे ये, ठीक है, नाम है इनका हैनी, ठीक है। इसका जो इन्होंने जो डेफिनेशन दे रखी है हम उसे देखेंगे, आपको अपनी बुक्स में मिल जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जरा इसे। देखो भाई इन्होंने क्या कहा है, प्रोफेसर हैनी है इनका नाम। क्या कहा है इन्होंने? प्रोफेसर हैनी, इन्होंने कहा है कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी कि एक कृत्रिम व्यक्ति है। आर्टिफिशियल का मतलब नकली, पता ही है तुम्हें। लेकिन अगर सेंस की मैं बात करूं तो आर्टिफिशियल का मतलब होता है भाई इन हिंदी कृत्रिम, कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम का मतलब होता है कार्य करने वाला, मतलब जो काम कर सकता हो, कार्य कर सकता हो। क्रिएटेड बाय लॉ। एक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो क्रिएट होती है बाय लॉ। मतलब ये कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। आपने सब कुछ काम कर लिया, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा किसी भी एक्ट के अंतर्गत, तो ध्यान रखना आपकी वो ऑर्गेनाइजेशन कंपनी नहीं मानी जाएगी। क्रिएटेड बाय लॉ है, मतलब लॉ से जब परमिशन मिलेगी उसे, रजिस्ट्रेशन जब मिल जाएगा तुम्हें, रजिस्टर्ड हो जाएगी, तो ही आपकी क्या मानी जाएगी? कंपनी कंपनी मानी जाएगी। हैविंग सेपरेट एंटिटी। हैविंग सेपरेट एंटिटी का क्या मतलब है सर? हैविंग का मतलब होता है किसी चीज का होना, मतलब आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है ना। हैविंग का मतलब मेरे पास होना। तो सेपरेट एंटिटी, जैसे आपकी एक पहचान होती है, आईडी कार्ड वगैरह होती है, तो कंपनी की भी एक अलग से अपनी एंटिटी होगी। ये आपने सोल प्रोप्राइटर में भी पढ़ा होगा, है ना। एंड परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है चलते रहना। मतलब चलते रहने का मतलब क्या है यहाँ पर? सॉरी गाइस।
पार्टनरशिप के केस में आपको ध्यान होगा, रिटायरमेंट या डेथ लेने के टाइम पर जब कोई पार्टनर डेथ हो जाती थी जिसकी, या रिटायर ले लेता था, तो पार्टनरशिप को वो बंद कर देते थे। होता है, मतलब नॉट कंपल्सरीली, वो डिपेंड करता है उनकी पार्टनरशिप डीड पर। बट लो यही कहता है भाई, अगर डीड नहीं है तो अगर तुम्हारा कोई पार्टनर मर जाता है, डेड हो जाता है किसी भी कारण से, तो आप उस पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दो। लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई भी मेंबर मर जाए, कोई भी मेंबर ट्रांसफर कर दे अपने शेयर्स को, हमें कोई मैटर नहीं करता। एंड अ परपेचुअल सक्सेशन, वो परपेचुअल सक्सेशन है, उसका मतलब वो चलता रहेगा, कंपनी चलती रहेगी। एंड अ कॉमन सील, कॉमन सील का क्या मतलब है सर? कॉमन सील का मतलब है भाई स्टैंप, होता है ना, कंपनी की स्टैंप होती है, ऐसे ऐसे करके वहाँ लिखा हुआ रहता है, इसमें वर्डिंग्स रहती है, और यहाँ हो सकता है कुछ लोगो करके हो, कुछ भी लोगो करके हो। ये स्टैंप होते हैं ना, ठप्पा जब हम मार देते हैं, कहते हैं ना भाई स्टैंप लगा के ले जाओ, किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, कॉलेज में चले जाओ, उनकी अपनी एक स्टैंप रहती है। बहुत बड़ी बात छोड़ दो, किसी अगर फर्म में भी जाओगे ना आप, छोटी भी कोई फर्म है तो उसमें भी अपनी एक स्टैंप होती है, इंस्टीट्यूट की भी अपनी एक स्टैंप होती है, अगर वो रजिस्टर्ड है तो, रजिस्टर्ड हो तो उसकी स्टैंप, दैट्स कॉल्ड कॉमन सील। ठीक है, आओ दोबारा से पढ़ते हैं इसे अब। अ कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, जिसको लॉ क्रिएट करता है, बिना उसकी परमिशन के वो कंपनी नहीं मानी जाएगी। हैविंग सेपरेट एंटिटी, जिसकी अलग से पहचान होती है। एंड अ परपेचुअल सक्सेशन, जो चलती रहेगी। ट्रांसफर ऑफ शेयर से या मेंबर के मर जाने से डजेंट मैटर, वो फर्क नहीं पड़ता, डजेंट इफेक्ट। एंड अ कॉमन सील, उसके पास में अपनी एक स्टैंप होती है, कॉमन सील होती है। क्लियर है यहाँ तक की बात बच्चों? बात करते हैं फटाफट से कैरेक्टरिस्टिक की, या आप उन्हें कह सकते हैं फीचर्स की। सर कैरेक्टरिस्टिक्स तो यहीं से मिल जाएंगे, हाँ बिल्कुल सही बात है। मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं इसमें लूँगा, मुझे जो कुछ चीज़ें समझानी है वो मैं समझाऊंगा बस, ठीक है। सबसे पहला जो इसमें आ रहा है वो आ रहा है इनकॉर्पोरेशन। क्या आ रहा है? इनकॉर्पोरेशन आ रहा है। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या है? देखो एक कंपनी जो है ना वो रजिस्टर्ड होती है, मतलब इनकॉर्पोरेटेड होती है अंडर द एक्ट, ऐसे करके वो बताएंगे तुम्हें, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, देख लेना आप जरा। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, पढ़ लिया हमने। क्रिएटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ, क्रिएट कब होगी, फॉर्म कब होगी, वो एग्जिस्टेंस उसे कब मिलेगी, जब वो लॉ के प्रोसेस में चलेगी, मतलब प्रोसेस बाय लॉ, लॉ के द्वारा जो प्रोसेस होगा उसके द्वारा वो क्रिएट होती है। दैट इज द कंपनीज एक्ट, आइदर अंडर द प्रेजेंट कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट्स। वो ये कह रहे हैं चाहे तो वो इनकॉर्पोरेटेड हो जाए 2013 वाले एक्ट में जो आया है, कंपनीज एक्ट 2013 जो अब चल रहा है, या प्रीवियस एक्ट में आ जाए जिसका नाम हुआ करता था कंपनीज एक्ट 1956। अगर यहाँ भी तुमने रजिस्ट्रेशन ले रखा है तब भी तुम्हारी कंपनी कंपनी मानी जाएगी, ठीक है। यहाँ तो है ही, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं, प्रीवियस लॉ में भी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है मेरी यहाँ तक की बात? बिल्कुल बच्चों क्लियर होगी। सेकंड की बात करते हैं, इन्होंने सेकंड में क्या रखा हुआ है, सेपरेट लीगल एंटिटी बोल रहे हैं, शायद सेपरेट लीगल एंटिटी बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है सर? मैंने अभी ऊपर भी बताया था तुम्हें, सेपरेट लीगल एंटिटी। तुम्हारी बुक में अगर कोई वर्ड इधर उधर हो तो परेशान मत होना, सब कुछ सेम है, कुछ नहीं है, थोड़े बहुत वर्डिंग्स चेंज करते हैं ये लोग, बाकी कुछ नहीं करते। देयर इज नो चेंज, देयर इज नथिंग, कुछ भी है ही नहीं इसमें, ठीक है ना। चलो, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है? अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ लीगल एंटिटी, हैविंग अ लीगल एंटिटी। लीगल का मतलब क्या होता है? मतलब कानूनी रूप से उसके पास में एक अपनी पहचान है। सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर, मतलब शेयर होल्डर की अपनी अलग पहचान है और कंपनी की अपनी एक अलग पहचान है। क्लियर है यहाँ तक की तो बात? कोई बहुत बड़ा पॉइंट ये नहीं था यहाँ, है ना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, सेपरेट लीगल एंटिटी के बाद आगे बढ़ते हैं। क्या पॉइंट आ रहा है इसमें? आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन तो पहले भी बताया था, सबसे पहले तो वही था इसमें। कंपनी कैसे एक्ट करती है भाई? आर्टिफिशियल पर्सन की तरीके से काम करती है। इन द आइज ऑफ द लॉ, लॉ की नजरों की अगर बात करें, लॉ की नजरों की अगर बात करें, इन द आइज ऑफ लॉ इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट कैन ऑन प्रॉपर्टी, इट कैन ऑन प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी को ऑन कर सकती है। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, एक कंपनी की बात हो रही है। कंडक्ट कर सकती है बिजनेस को, श्यू और बी श्यूड फॉर इट्स डेट्स एंड एक्शंस। वो ये कह रही है अपने डेट्स को चुकाने के लिए, एक्शन के लिए वो अगेंस्ट, मतलब केस वगैरह भी वो कर सकती है, ठीक है ना। इन्होंने यहाँ पर इतनी बात बोली है, मतलब उसकी एक अलग से पहचान रहती है आर्टिफिशियल पर्सन। यहाँ पर हमने इतनी चीजें देखी। आगे बढ़ रहे हैं पॉइंट नंबर 4 में, परपेचुअल सक्सेशन।
परपेचुअल सक्सेशन, ये क्या था, मैंने थोड़ा सा हिंट आपको डेफिनेशन में ही दे दिया था, और पढ़ लेते हैं जरा ध्यान से क्या लिखा हुआ है। अ कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन दैट इज द एक्सटेंशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ और लुनासी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लुनेसी का मतलब होता है आई थिंक पागल वागल हो जाना, मतलब साउंडनेस ना रहना, अनसाउंड माइंड पर्सन जो होता है ना, वो ल्यूनेटिक टाइप का जो होता है, और बैंक्रप्सी ऑफ इट्स मेंबर्स और शेयर होल्डर। उन्होंने बोला इट एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड, उसकी जो एग्जिस्टेंस है कंपनी की वो अफेक्ट नहीं होगी। किस केस से नहीं होगी, या तो डेथ से, लुनासी से, और बैंक्रप्सी से ऑफ इट्स मेंबर और शेयर होल्डर। शेयर होल्डर पागल हो जाए, डजेंट मैटर भाई, बाहर निकाल दो उसे, कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। शेयर होल्डर मर जाए तब भी कोई कंपनी को फर्क नहीं पड़ेगा। द लाइफ ऑफ अ कंपनी कम्स टू एन एंड, लाइफ जो है ना कंपनी की कब अंत में आती है, कब आती है, ओनली बाय वाइंडिंग अप थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ। जब कंपनी को बंद करना होता है, यानी कि बंद करना होता है, हम उसे बोलेंगे वाइंडिंग अप। क्या बोलेंगे उसे हम, वाइंडिंग अप। और ये भी होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसेस होता है पूरा का पूरा, कंपनी ऐसे ही 2 दिन में बंद नहीं करी जा सकती। ठीक है, यहाँ तक का मैटर क्लियर हो रहा होगा सबको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्या दिया हुआ है इन्होंने, आगे बोला हुआ है लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी। मैं यहाँ चला जाता हूँ जरा, लिमिटेड लाइबिलिटी। अब सर ये क्या पॉइंट है, ध्यान होगा, पार्टनरशिप में ABC 3 पार्टनर, अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो भाई फर्म को लॉस हो रहा है, अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं बुरी बात है। उन्हें क्या करना होगा, अपने प्राइवेट डेट से भी उस डेट को चुकाना होगा, मतलब उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती थी इन द केस ऑफ पार्टनरशिप। बट इन द केस ऑफ कंपनीज लिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। कैसे, लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड बाय देम। वो ये कह रहे हैं लाइबिलिटी जो है ना इसके मेंबर्स की लिमिटेड होती है, कहाँ तक के लिए, टू द वैल्यू ऑफ शेयर्स, शेयर की वैल्यू तक के लिए होती है, बस जो भी सब्सक्राइब करे हैं किसी ने बाय देम, उनके द्वारा जितनी भी अमाउंट सब्सक्राइब हुई है वहीं तक के लिए बस वो क्या होंगे, लायबल होंगे। और अमाउंट गारंटी टू बी पेड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप इन द केस ऑफ कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। अगर बाय देम और उससे आगे अगर बढ़े तो अमाउंट गारंटी टू बी पेड, जो भी अमाउंट है, जो भी हमने उन्हें गारंटेड दी हुई है कि भाई हम इनको आपको इतनी अमाउंट पेड करेंगे, किस टाइम पर, वाइंडिंग अप के टाइम पर, इन द केस ऑफ कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनीज जो होती हैं, भी कंपनी के टाइप्स पढ़ोगे जब समझ में आएगी ये बात कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी होती है, ठीक है। हाउ एवर इन केस ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड विद अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज अनलिमिटेड। बट इन द केस ऑफ कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जहां पर अनलिमिटेड लाइबिलिटीज वाली कंपनीज होती हैं, तो भाई उस केस में ध्यान रखना मेंबर की भी लाइबिलिटी क्या हो सकती है, वो अनलिमिटेड हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट, मतलब रिजिड नहीं है कुछ भी ऐसा कि बस तुम्हारी लिमिटेड ही है, लिमिटेड होगी, डिपेंड करता है टाइप ऑफ कंपनी क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। उन्होंने बोला है अगले पॉइंट में, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। क्यों है सर इंपॉर्टेंट, भाई एक एक नंबर के छोटू छोटू से जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन आपके 20 आने वाले हैं, 20 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं 80 मार्क्स में से, आउट ऑफ 80 मार्क्स। अगर छोड़ के आओगे तो परसेंटेज डाउन हो जाएगी भाई साहब। तो ऐसा मत करना कि सिर्फ न्यूमेरिकल कर लो, थ्योरी नहीं करोगे। और ध्यान रखना कंपनी की तो न्यूमेरिकल ही तब कर पाओगे जब थ्योरी आती होगी। ढंग से थ्योरी को पढ़ लिया, मैं बिल्कुल मतलब आपको आश्वासन दे रहा हूँ यहाँ पर, आपने अगर ढंग से थ्योरी पढ़ ली तो पक्की बात है आपको कंपनी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी फॉर द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। आप ये सोच रहे हैं नहीं हम तो न्यूमेरिकल सीखेंगे सर डायरेक्ट उसकी वीडियो दे दो, नहीं भाई ऐसे तो नहीं होगा। जो तरीका है पढ़ाने का वो तरीके से ही पढ़ाई जाएगी चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स में क्या था, शेयर ऑफ अ कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। कंपनी के जो शेयर्स हैं क्या हो सकते हैं, वो फ्रीली ट्रांसफरेबल हो सकते हैं। ए के हाथ में है कुछ शेयर, वो जब चाहे उसको बी को दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन द केस ऑफ पार्टनरशिप ऐसा नहीं हो सकता। पार्टनरशिप में ए का जो शेयर है वो ए के पास रहेगा, वो बी को एकदम से ट्रांसफर हम नहीं कर सकते, ठीक है। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज। बस यहाँ पर क्या केस है, अगर पब्लिक कंपनी है तो आप ट्रांसफर कर सकते हो शेयर्स को, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर प्राइवेट कंपनी तो प्राइवेट कंपनी में एकदम से शेयर ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, एओए बनता है, एओए से मतलब है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, उसमें वो सारी चीज़ें लिखी हुई रहती हैं, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज इज रेगुलेटेड बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। देखो मैंने बताया था, वो लिख भी दिया है इन्होंने यहाँ पर। ट्रांसफर जो है शेयर्स का ऑफ प्राइवेट कंपनी के शेयर्स का जो ट्रांसफर है, हस्तांतरण है,
इन हिंदी अगर बात करूं, इज रेगुलेटेड बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, रेगुलेटेड होता है उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से। सर ये क्या होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? बेटा आपने अपने बीएसटी 11th में पढ़ा होगा, बीएसटी 11th में कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी। कौन कौन सी चीज़ें सर? एक तो आपने AOA पढ़ा होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एक आपने MOA पढ़ा होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये वही है बस, ठीक है। एक शायद आपने पढ़ा होगा प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस, ये सब चीज़ें आपने वहाँ पढ़ी हुई होंगी। थोड़ा थोड़ा मैं हिंट यहाँ पर भी दूंगा आपको, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी, तो परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। 5-6 पॉइंट हो गए हैं हमारे अभी तक के, हटा दें जरा इसे। चलो, पॉइंट नंबर 6, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, वो बता रहे हैं। पॉइंट नंबर 7, सॉरी 6 हम लिख चुके, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। अच्छा, पार्टनरशिप के केस में था क्या कुछ ऐसे, मैनेजमेंट अलग है ओनरशिप अलग है? नहीं, पार्टनरशिप के केस में तो पार्टनर ही भैया मैनेजर, मैनेजर ही पार्टनर, पार्टनर ही पार्टनर, पार्टनर ही मालिक, कोई दिक्कत थोड़ी सी। ओनर भी वही, मैनेजर भी वही, पार्टनर भी वही, नौकर भी वही। हाँ, झाड़ू भी आके लगाएगा, क्या दिक्कत है उसमें? भाई मेरी दुकान है, मैंने 2 बंदों ने मिलकर के कोई दुकान खोल रखी है, मेरा नौकर किसी दिन नहीं आया, मैं अगर दुकान खोलने चला जाऊँ मेरे को झाड़ू लगानी पड़ेगी। व्हाट इज द प्रॉब्लम? मैं मालिक हूँ, मुझे सारे काम करना है। बट इन द केस ऑफ कंपनीज वो देखना है मैनेजमेंट कौन संभाल रहा है, ओनरशिप कौन संभाल रहा है, ये वो पॉइंट है। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप में कंपनी इज नॉट मैनेज्ड बाय ऑल द मेंबर्स, वो ये कह रहे हैं कि कंपनी जो है ना मैनेज नहीं करी जाती सभी मेंबर्स के द्वारा। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है मैंने मान लो जस्ट सैमसंग कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं तो मैं जा करके कंपनी को मैनेज्ड भी करूंगा, यानी कि मैं कुछ मैनेजमेंट में पर मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। बट बाय देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड डायरेक्टर्स के द्वारा ये होता है, मतलब ये हम जैसे ही मेंबर्स में से कुछ बंदे हम इलेक्ट कर देंगे। इलेक्ट का मतलब होता है चुन लेंगे। इलेक्शन जानते हो, इलेक्शन पूरा का पूरा नाउन होता है, इंग्लिश छोड़ो, इलेक्टेड है ना, इलेक्टेड मतलब चुन लेना। हमने उसमें से हम में से ही कुछ बंदे चुन लेंगे, हम उन्हें हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टर्स बोलते हैं। और डायरेक्टर्स के द्वारा कंपनी मैनेज्ड होती है। सर ये कहाँ से बनते हैं? मेंबर्स ऑफ द कंपनी है, मेंबर्स में से ही वोटिंग राइट्स मतलब वोट वगैरह कराने के बाद वो डायरेक्टर्स बन जाते हैं। हम लोग ही डायरेक्टर्स बनाते हैं कि भी चलो बहुत सारे बंदे हैं, किसी एक बंदे की बात को हम प्रेफरेंस दिया करेंगे, मतलब उसे अधिकार है उस बात का, उसे हम मतलब एक तरीके से तवज्जो दिया करेंगे, इंपॉर्टेंस दिया करेंगे, तो उस बंदे को डायरेक्टर बना देते हैं मेंबर्स के बीच में से ही। उस डायरेक्टर के द्वारा क्या होती है, कंपनी मैनेज्ड होती है। दस मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर सेपरेट, तो मैनेजमेंट और जो ओनरशिप है वो सेपरेट है, ध्यान रखना। क्लियर है यहाँ तक की बात भी? चलो सर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, कॉमन सील। कॉमन सील क्या होती है सर? मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टैंप वगैरह जो होती है वो देख लेते हैं। कंपनी में और मे नॉट हैव अ कॉमन सील। अब इन्होंने यहां पर क्या बताया है कि कंपनी के पास में मे और मे नॉट बी अ कॉमन सील, कॉमन सील हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। कैसे कह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। इफ इट हैज अ कॉमन सील, अगर उसके पास में कॉमन सील है, इट इज अफिक्स्ड टू ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, वो ये कह रहे हैं तो फिर वो अफिक्स करा जाएगा, यानी कि जोड़ा जाएगा हर बार, हर एक कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ वो लगकर चलेगी। अगर आपकी कंपनीज में स्टैंप नहीं है, मीन्स आपके पास में कोई कॉमन सील नहीं है, तो भैया आप स्टैंप भी कहाँ से मारोगे, यानी कि आप डॉक्यूमेंट्स पर अफिक्स्ड उसे कैसे करोगे? है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भैया फिर तो बातें का लगी है तो उसमें आपको हर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पर, कंपनी के हर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पर उसे अफिक्स करके चलना होगा। क्लियर है यहाँ तक की बात? मैं अभी इस वाले सेशन को इतना ही रखता हूँ, आगे हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ कंपनीज की। ध्यान रखना आपको क्या पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये वाला पॉइंट पूरा का पूरा पढ़ना है आपको। इसमें 9 to 10 पॉइंट्स हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ये सब चीज़ें समझनी है, ठीक है। इतना वर्क आपके पास में रखता हूँ मैं, और काइंड्स ऑफ कंपनीज की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।